हेलो, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति विशेष में व्यक्ति विशेष क्या हमारे खास मित्र हैं। आज उनसे हम परिचय करवाते हैं। रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम एसएसबी इलाहाबाद, चिरंजीवी, जेंटलमैन कैडेट। First of all, give us a brief introduction because just I know you, but maybe some person they don't know you, they all want to know you. अंग्रेजी या हिंदी? Any language. तो चलिए हिंदी में ही बात करते हैं। मेरा नाम चिरंजीवी है, मेरे पापा का नाम कुमार शांति भूषण है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से की है। सैनिक स्कूल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन डिफेंस जाने की जो बात है वो वहीं से मुझ में डाली गई और मैंने एनडीए के प्रयास दिए, काफ़ी प्रयास दिए, 4-5 दिए। उसके बाद अंततः कहिए तो सफलता तो नहीं कहूँगा, लेकिन रिकमेंडेड हो गया हूँ। देखिए ज्वाइनिंग लेटर आएगी और फिर आगे की जो रास्ता है, जो राह है, उसको हम लोग आगे फॉलो करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिता का नाम, तो आपके पिताजी डिफेंस, आर्मी फ्रॉम द डिफेंस और सिविलियन बैकग्राउंड, एंड एज यू हैव सेड कि हमने काफ़ी अटेम्प्ट्स दिए, तो आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए और कितने रिटेन क्लियर हुए, थोड़ा कोई इलाबोरेट करते तो हमारे लिए थोड़ी सामने जाइए। देखिए हमारे पिताजी कम्प्लीटली सिविलियन बैकग्राउंड से हैं। वो पहले तो एग्रीकल्चर बेसिस से जुड़े हुए हैं, मतलब वो खेती बाड़ी करते हैं और साथ में एक पद होती है बिहार सरकार में एग्रीकल्चर ऑफिसर की ब्लॉक लेवल पे, तो उसका कार्यभार भी संभाल रहे हैं, जो कि बीपीएससी के अंतर्गत आती है। और बात करें हमारे एनडीए के प्रयासों की, तो हमने तो टोटल अभी तक 5 प्रयास दिए हैं, जिसमें से अभी एक प्रयास मैंने लास्ट अंतिम प्रयास जो था मैंने रिटर्न क्लियर किया है और अभी उसकी और सभी प्रोसीजर बाकी है। जो चौथे प्रयास में था मैं उसकी बात करूँगा, जो इन्होंने बताया था रिकमेंडेड को। बाकी 3 प्रयास में मैंने तीनों प्रयास निकाले हैं, मतलब मैंने तीनों प्रयास को रिटर्न क्लियर किया। 2 में मैं कॉन्फ्रेंस आउट रहा और 1 में मैं स्क्रीन आउट रहा। 2 में जो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो एक इलाहाबाद से हुआ था और दूसरा भी मैं भोपाल से हुआ था और एक बेंगलोर से हुआ था। एनडीए 146 से मैंने शुरू की थी कोर्स में और अभी 150 पहुंच चुका है और 149 में आई थिंक यू आर रिकमेंडेड फ्रॉम द 149 बैच। 150 जिसका मैंने एग्जाम दिया, 149 में मैंने। एंड जैसा कि हम जिंदगी में देखते हैं कि हर दिन जीना टफ है, जिंदगी कोई आसान चीज नहीं है। कितने लोग लक्ष्य के पाने की चाह में लक्ष्य में खो जाते हैं, तो ऐसा कौन सी चीज है जो मोटिवेशन बनाए रखा, मीन्स कि कहते हैं कि हर दिन एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एक ईंधन की जरूरत पड़ती है, वैसी कौन सी चीज थी जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन के तौर पे आपको इस लक्ष्य तक बनाए रखा? बहुत बड़ी बातें नहीं करूँगा, सिंपली मैं अपने आसपास की चीज़ों को जो देखता हूँ, चाहे अपने घर वालों को देखता हूँ या हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र, वही हमारे लिए इंस्पिरेशन का रीजन है। मतलब उन्हीं के लाइफ में मैं देखता हूँ बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, किसी मित्र के, कोई मित्र बहुत पीछे छूट चुका है लेकिन फिर भी वो प्रयास करना नहीं भूलता। तो मैं तो अपने आप को कहूँगा कि मैं तो काफ़ी लकी हूँ कि मुझे सब कुछ मिला, तो मैं क्यों नहीं प्रयास कर सकता हूँ। देन आपसे इतना कुछ जाना, अब मैं थोड़ी प्रोसीजर जानता हूँ। जब हमारे एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं वो करीबन 5 दिन उनकी प्रोसेस होती है, तो लोग मोस्टली स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको स्क्रीनिंग करवाते रहे हमेशा? अच्छा, तो इसका बात भी मैं कहूँगा कि मैं अपने जीवन में सबसे पहली बार एसएसबी देने गया था, तो मैं भी स्क्रीन आउट हो गया, सबसे पहला एसएसबी। तो फर्स्ट चांस से कोई गारंटी नहीं है आपको करते रहना, लेकिन कहते हैं फर्स्ट चांस बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन हाँ जरूरी नहीं है कि जैसे कीजिए वैसा कोई बात नहीं। तो स्क्रीनिंग करने की जो मेरी कैपेसिटी है, मुझे लगता है कि मैं कहानियाँ जब वहाँ पे एक स्टोरी राइटिंग का होता है, उसके बाद एक नरेशन चलता है जिसमें ग्रुप में आपको नरेट करनी होती है अपनी स्टोरी और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करनी होती है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं नरेशन बहुत अच्छा करता हूँ, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा करता था ग्रुप में। और डिस्कशन में मैं एक एम पे ध्यान रखता था कि ग्रुप स्टोरी बनने की कोशिश करते थे। कभी कभी मौका मिलता था, कभी कभी मौका नहीं मिलता था, बोल पाता था नहीं बोल पाता था।
तो कहिएगा तो एक मार्ग था सिर्फ यही कि नरेशन सब सही से करता था, और जीडी में हो सके तो कोशिश करता था कि ग्रुप स्टोरी तक ले जाए, इंडिविजुअल स्टोरी। बस कोशिश रहती थी हमारी। जैसा कि आपने बताया कि इंडिविजुअल स्टोरी, तो जैसा कि सबको बताऊं कि ग्रुप डिस्कशन जब होती है तो फीस मार्केट हो जाती है। लोगों को लगता है कि मैं रिकमेंड हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 बच्चे ही उससे डिस्कशन से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कभी कभी देखने को होता है कि वो 2-3 बच्चे ही बाहर हो जाते हैं। तो आपका इस पे क्या राय हो, बता सकते हैं कि आपने तो काफी देखा है। हमने ऐसा 4-5 देख लिया है जीवन में, तो यही बताऊंगा कि डिपेंड करता है कि वो 2-3 मिलके क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, और बाकी जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। कुछ कुछ आते ही है सिर्फ स्क्रीन आउट होने के लिए, सही बोलूंगा तो 3-4 ग्रुप में रहते हैं जिन्हें सही में कुछ नहीं करना होता कहिए, और 2-3 होते हैं जो डोमिनेट करने आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा बोलेंगे, हम इन होंगे, बाकी कोई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इस मेंटालिटी के साथ बैठा है कि हम लोग में से जितना ज्यादा हो सके इन हो जाए, और अगर उस मोटिव से वो पार्टिसिपेट करता है या फिर नहीं भी पार्टिसिपेट करता है, बोलता है कि अच्छा ये तो कभी डोमिनेट कर रहा है तो करने दो, हमें जब मौका मिलेगा तो हम अपना करेंगे, तो उस टाइम पे वैसे लोग इन मींस ये कोऑपरेशन वाली बहुत अगर इंडिविजुअली आप चलेंगे तो रेस में हार जाएंगे, और आपने उसी का नाम लिया। देन इसके आगे की प्रोसेस में आती है जब हम बैठते हैं पर्सनल इंटरव्यू, और तो प्रोसेस लंबी है, और इसमें आगे की जब हम बढ़ते हैं तो आगे के पार्ट में पर्सनल इंटरव्यू एक मुख्य भाग है। तो उससे आप कैसे फेस करते हैं, और जो लेने वाले होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, वो कैसे लिए आपसे वार्तालाप करते हैं, क्या उसमें थोड़ी मजाक भी होती है या फिर सीरियसनेस ही होती रहती है? पर्सनल इंटरव्यू के बाद बात आई है तो मैं ये कहूंगा जैसे ये इंटरव्यू चल रहा है बस वैसा ही चलता है, बस कैमरे में घूम के देखना नहीं पड़ता है, सर के तरफ फोकस रखना होता है। और बात किया जाए तो सर कोई भी इंटरव्यूअर सर बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब वो आपको अपने वहाँ एक ट्यूनिंग बैठाते हैं आपके और उनके बीच में, ताकि आप खुल के उनसे बात कर सके। आप कोई भी चीज कंसील करने की कोशिश, छुपाने की कोशिश नहीं करें, आप जितना हो सके वहां पर उनसे बात करें। तो आपसे ट्यूनिंग बैठाते हैं पहले के 5-10 मिनट, क्योंकि वो 1 घंटा चलता है और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि 1 घंटा कैसे निकल गया। आप बात करते रह जाइएगा सर से, बाद में निकलिएगा तो आप सोचिएगा कि मैंने कर्नल रैंक, ब्रिगेडियर रैंक से अपने बारे में 1 घंटा बात कर लिया, लेकिन रियलाइज हुआ कि वो उन्होंने ऐसा ट्यूनिंग बैठाया था, वो काफी एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो उसको फेस करने का सबसे एक तरीका है कि आप नर्वस जितने आप अपने आप को काम और कंपोज रखें, और जितना सच बोलने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह सच बोले, बहुत ज्यादा सच बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना सच बोले और टू द फैक्ट रहे। इधर उधर की बातें घुमाना फिराना कोई जरूरत नहीं है। एक बार मैं इंटरव्यू में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं कि मुझे जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी अपने दादा के डेथ इंसिडेंट को वहां पे इंक्लूड कर दिया, जो कि मुझे नहीं लगता अब उस टाइम मैंने कर दिया हुआ, हो सकता है शायद मैंने सोचा कि इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगी, ऐसा आ जाता है ह्यूमन नेचर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जो हो सके जितना उससे आपको पूछा जाए आप उतना जवाब दीजिए, अपने आप को शांत रखिए, और हो सके तो कोशिश कीजिए सच बोलने की। सच को आप छुपा सकते हैं कई जगह से, कुछ अटेम्प्ट छुपा दीजिए। आप कुछ रास्ता लाइफ में चूज करना चाहे तो जीवन में नहीं कर पाए तो उसको भी छुपा सकते हैं। तो इस हिसाब से कहूंगा कि आप अपने को शांत रखिए सबसे पहले इंटरव्यू से पहले, और 2-3 मॉक इंटरव्यू दे के जाइए प्रैक्टिस होने को। देन आपने कहा कि वो आपको कंफर्टेबल है, यूज्ड टू मेक दैट यू मस्ट फील कंफर्टेबल। देन ऐसा कोई सवाल जो आप कठिन परिस्थितियों में डाल दिया हो, या फिर ऐसा कोई सवाल जो मनोरंजक परिस्थितियों, मतलब अरे यार ये तो मैं चाह रहा था पूछ दिया, ऐसा भी कभी हुआ? देखिए इस बार का इंटरव्यू में मैं एक सवाल जानता था कि आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों लिया, कैरियर के तौर पे। ये सवाल मेरे से आने वाला था, मैं जानता था, तो ये सर ने पूछा तो ये मेरे लिए काफी एंटरटेनिंग था। मैंने उनको बहुत बढ़िया तरह से अपने आंसर दिए, क्योंकि मैं पहले से जानता था ये सवाल आने वाले। और एक एग्जाम्पल दूंगा जो सवाल का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये सवाल भी आ जाए, वो सवाल भी वहां पे आ गया। वो था कि आपके जीवन में गर्लफ्रेंड है या नहीं है, और क्यों नहीं? इन दिस अटेम्प्ट आल्सो लास्ट अटेम्प्ट and some another awkward moment. ऑकवर्ड मोमेंट आप कहिएगा तो एक मोमेंट ऐसा भी था, उन्होंने पूछा था आप अपनी फैमिली में सबसे करीब किसके हैं, तो मैं बहुत देर तक सोचता था, क्योंकि हम कभी किसी के साथ बहुत ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाते और किसी के बहुत
फैमिली में ऐसा होता है। तो उस टाइम आपको सोचने में मैं ऐसा इस बात को प्रिपेयर नहीं किया था, या फिर नहीं सोचा था क्या बोलना है, तो उस टाइम मुझे काफी टाइम लग गया और मैं घूम गया रास्ते से, इधर उधर चला गया, सर पहले पापा मम्मी ऐसे ऐसे तो उस टाइम पे ऑकवर्ड मोमेंट he wants to means point to point to point. पॉइंट Father means father. फादर। और इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप मम्मी को उतने ही प्यार करते हैं, आपका अलग अलग ज्यादा लगाव है, हाँ। ज्यादा लगाव। ओके। देन इसके बाद की प्रोसेस काफी लंबी है, मेडिकल टेस्ट बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये तो 4-5 दिन की प्रोसेस, लेकिन ये सच में कितने दिन होती है ये बताइए, और क्यों हो जाती है उतने दिन की? देखिए, पहली बात तो ये कि वहाँ जब एसएसबी होती है तो उसके बाद वहाँ की जो सबसे नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल होती है वहाँ पे हमें रिफर किया जाता है हमारे मेडिकल बोर्ड के, उसे एसएमबी बोलते हैं, स्पेशल मेडिकल बोर्ड। वहाँ पे एक बोर्ड गठन होती है और उसमें बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जिनका काम रहता है अलग अलग डिपार्टमेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से हमें जांचना। जनरली ये 5 डिपार्टमेंट है शायद, ENT, आई, एक डिपार्टमेंट आपका रेडियोलॉजी वाला है जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड एक्सरे होता है, एक डिपार्टमेंट आपका सर्जरी का सर्जिकल, और एक मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, और शायद एक ब्लड कलेक्शन और यूरिन कलेक्शन का बस सैंपल टेस्ट होता है, तो हमें डिपार्टमेंट में नहीं जाना होगा। ओके। तो ऐसे कम 5 डिपार्टमेंट हमारे पास होते हैं जिन्हें हमें जाना होगा। तो अगर देखा जाए तो ये 5 से 6 दिन हो जाने चाहिए, एक सप्ताह मैक्सिमम, संडे को होती नहीं है मेडिकल्स, तो 5 दिन अलग अलग दिन ओपीडी अलग अलग बैठता है, आप हो जाना चाहिए 6 दिन। लेकिन क्या होता है कि वहाँ भीड़ होती है, और साथ में साथ हम लोग को सबसे लिस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है कैंडिडेट्स को। अस्पताल में आफ्टर पेशेंट सबसे पहले आप अस्पताल में जाइएगा तो आप वहाँ पे पेशेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे डॉक्टर। हम लोग को सबसे लास्ट में रखा जाता है, तो उससे एक एक टेस्ट में 2 दिन या 3 दिन भी लग जाते हैं। तो इस कारण लगभग अभी के माहौल के हिसाब से तो 14 दिन 12 दिन चलते हैं मेडिकल्स एसएमबी हर जगह। कपूरथला में कुछ दोस्तों ने बताया कि उनका 21 दिन मेडिकल, 21 दिन मींस के 1 मंथ अप्रॉक्स। वहाँ पर उनका कलर टाइम स्टेज होता है, तो सब मैं नहीं बात रहने दीजिए। और जब हम इस दशक की बात करते हैं तो इस दशक में अमूमन फोन के हाथ में आना एक आम सी बात है। हर बच्चा जब जन्म करते हैं, जन्म से ही मैंने कुछ बच्चों को देखा जो मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, वो डिवाइस निकाल रहे हैं, और ऐसा हम लोग में भी से होगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैं बस मेरा सवाल एक छोटा सा था कि इसमें सोशल मीडिया से बचना कहाँ तक और कितना जरूरी है जब हम प्रिपेयर करते हैं? बिकॉज जब बच्चे होते हैं सोचते हैं यूट्यूब से पढ़ लेंगे, वो 20 मिनट के चक्कर में 50 मिनट कहीं और समय देते हैं। तो आप इस पे क्या मतलब, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स रहे हैं या फिर आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चूज किया करके ऐसी चीजों में? देखिए, पहली बात तो मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ, फोन रखना अलाउ नहीं था। मैंने 12th के बाद पहला फोन लिया, मैं लाइफ पर अभी भी वही चल रहा है तो स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले फोन होते थे। तो उसके बाद से सोशल मीडिया की बात करेंगे तो मैं सोशल मीडिया के कारण काफी कम एक्टिव थी। लेकिन अलग अलग बात है, जैसे एनडीए की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे सोशली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, इवन डिजिटली, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें सोशली ही होते हैं लेकिन एक सही है। हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि फोन का इस्तेमाल कैसे करें, कब करें। हमारे मम्मी पापा हमें बस बोल देते हैं गेम नहीं खेलना बेटा, ये मत चलाना। लेकिन अगर कोई उसे अच्छे तरह से समझाया और उसको सही उपयोग उस बच्चे को हाथ में दे तो हो सकता है। और बाकी दोस्तों के साथ मिलना, थोड़ा गेम खेलना, वो सब सही है, जायज है लेवल तक, क्योंकि आज बहुत हम लोग प्रेशराइज्ड सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे दिमाग के ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है, तो थोड़ा स्ट्रेस रिलीज होना भी जरूरी है। ये सब करके लोगों को जमाना चेंज हो रहा है, इस दशक की बात कर रहे हैं तो इसी दशक तो यही है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा उधर रखेंगे, समय थोड़ा लिमिटेड देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जरूरी है आप लोगों से कांटेक्ट में रहिए, करेंट अफेयर्स जानिए, वहां से कुछ कुछ देखिए, कभी कभी ज्यादा समय भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसे गिल्ट की तरह नहीं लेना चाहिए कि हमने आज खराब कर दिया, कल देखते हैं उस चीज को। लास्ट पॉइंट यू टेकन दैट कि गिल्ट की तरह नहीं लेना। अक्सर हम पिछले समय कुछ गलतियां करते हैं तो अक्सर हम गिल्ट की तरह लेते हैं। सबसे बड़ी पॉइंट इन्होंने बताया, चाहे वो फोन से रिलेटेड हो, चाहे फिर निजी जीवन में हो, या फिर किसी और प्रसंग में हो। तो आते हैं इसमें हॉबी का बड़ा जीवन है, जैसा आपने बताया कि आ गया है तो लोग फोन में गेम भी खेल लेते हैं, फोन में सब कुछ कर लेते हैं। तो आपको कोई
लाइक्स ऐसा कुछ कभी जीवन में रहा है जो पसंद, जैसे प्यार करते हैं लोग, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज से मोहब्बत कर लेते हैं, तो ऐसा कभी? देखिए मोहब्बत तो ऐसी कोई मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन हाँ इंटरेस्ट जरूर था स्पोर्ट्स। एक टाइम पे बहुत हम लोग स्कूल में स्पोर्ट्स ही खेलना दिन भर लगता था कि बस ग्राउंड में ही चलते हैं, क्लास में बैठ के क्या करना है। सुबह स्पोर्ट्स खेलते थे, शाम को स्पोर्ट्स खेलते थे। तो उस टाइम पे हमारे स्कूल में 4 स्पोर्ट्स होते थे, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, और डिफेंस में भी यही चलता है, यही 4 गेम प्रोफेशनली खेले जाते हैं। बाकी और भी आजकल आ रहे हैं, टेनिस, गोल्फ वगैरह ये सब भी, लेकिन हमारे स्कूल में अभी 4 ही गेम है। तो हम लोग जनरली शुरू में फुटबॉल खेलते हैं, फिर मैंने हॉकी कुछ दिन खेला अपने गेम से, फिर उस पर मैं कहूँगा तो मैं 10th के बाद नहीं ध्यान दिया। तो थोड़ा मैंने पढ़ाई की और इंक्लिनेशन चला गया हमारा, और कहिएगा तो उधर से पता नहीं क्यों इंटरेस्ट थोड़ा खत्म हो गया 10th तक। लेकिन 10th तक 9-10 तक मैंने अपने आप को उसमें जितना हो सके गेम्स में ज़्यादा अपना टाइम होता था जितना। और बात करें अगर हॉबी के तौर पे, तो मुझे लिखने का शौक है। मतलब कहिएगा तो मुझे अपनी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उसे और अच्छी बनाने के लिए और लिखता था। 6-7 बस लिखता था, क्या लिखता था, कॉपी उतार देता था, ऐसी कोई बड़ी बात। लेकिन फिर धीरे धीरे 9-10 में आके वो आदत बन गई कि कुछ अच्छा लिखने का, कुछ दिमागों में जो थॉट्स आते हैं उनको बयां करने की चीज बन गई। तो अंग्रेजी में ही लिखता हूँ, अभी तो हिंदी में बोल रहा हूँ। लेकिन अंग्रेजी में ही मैं कोशिश करता था कुछ कुछ लिखने का, 1-2 छोटे मोटे कविता भी लिख दिया हूँ। हाँ, तो मैं वो बिल्कुल सुनना पसंद करूंगा। मैं कुछ पंक्तियां मैंने सुना भी था कि आप कुछ लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं मैं वो जानना। और मैंने सुना इवन आप अखबारों में कुछ एडिटोरियल वगैरह पेश किए हैं, तो आप उसके बारे में बता दीजिए ताकि हमारे बच्चे जो थोड़ी थोड़ी पता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं होता है, लेकिन वो असली सही पाथ पे होते हैं, सही रास्ते पे होते हैं, बस वो कंफ्यूजन में होते हैं। और कभी कभी हम कंफ्यूजन में अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, आई वाज ऑन द रॉन्ग पाथ, मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन हमें पता नहीं जो होता है अच्छी के लिए होता है। सो मैंने ज़्यादा नहीं, ऐसे हमारे शिक्षक ने बोला था, जो हमारे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव थे, कि कुछ आप लोग लिख के थे। तो हम लोग साइंस स्कूल में एक वेबसाइट बना रहे थे, और एक कहिएगा तो प्रेस रिलीज करते थे स्वर्ण जयंती अवसर पर 50 साल पूरे हो गए, तो हमारे स्कूल के बदले। तो उसमें सर ने हम लोगों से कुछ आर्टिकल वगैरह बनाना था, तो मैंने आर्टिकल दिया था। तो मेरा आर्टिकल उड़ीसा प्लस, जो वहाँ का एक लोकल मैगजीन है, उसमें पब्लिश हुआ था। 1-2 आर्टिकल वहीं पे बस थे, एक छोटा सा कॉलम हमें मिल गया था ताकि हम नाम बता सके। और उस टाइम लिखना अच्छा लगता था आदमियों को, क्योंकि आसपास की जो चीजें दिखती थी वो क्लैरिटी होती थी। आजकल दिमाग में बहुत सारे कॉम्प्लेक्शन बढ़ चुके हैं कि ये ऐसा वो ऐसा, लेकिन एक समय पे आपके दिमाग में बहुत चीज क्लियर होता है कि हमारा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, तो आप अच्छा ही लिखते हैं उसके बारे में। तो उस टाइम अच्छा लगता था। और बात कीजिएगा आर्टिकल्स की तो बात कर दिया, और आपने क्या पूछा? हाँ, मैं कुछ पंक्तियां सुनना चाह रहा था, आप लिखते हैं तो अभी तो या फिर आप अपना या फिर और जो दोहराते हैं गुनगुनाते हैं मोटिवेशन की, वो भी बोल सकते हैं। चलिए एक पंक्तियां मैंने खुद की है, तो उसी पहले बोल देता हूँ। अंग्रेजी की है। इफ आई फेस आई डाई, इफ आई फाइट आई विन। अगर आप किसी चीज को फेस करते हैं, सिर्फ आप उसको झेलने की कोशिश करते हैं, तो आप हार जाइए, लेकिन आप लड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आप जीत जाइएगा। ये छोटा सा लाइन मुझे याद है कविता की, तो मैं यही बता देता हूँ। वीर भोगी वसुंधरा, लड़ते मतलब जो वीर होगा वही वसुंधरा का भोग करेगा। मैंने अंग्रेजी में से हो गया बस। और अभी तो ऐसे ही गाना सुनता हूँ थोड़ा बहुत। तो कुछ और पंक्तियां जैसे आपका मैंने सुना था, कुछ मोटिवेट करने के लिए अपने दोस्तों को सुनाते थे। अच्छा, तो वो बता सकते हैं? अभी ध्यान में नहीं है, उसको बाद में जब दोस्तों की बात आई तो ऐसा कोई दोस्त आपने 12 से 14 साल आपने स्टडी किया, मतलब ये जो सर्टिफिकेट लिया, तो ऐसा कोई दोस्त जो हमेशा साथ रहा हो जीवन के और आपको मोटिवेट मतलब करता रहा हो कि नहीं अभी जंग अभी जारी रखनी चाहिए ताकि अभी जीत सुनिश्चित किया जाए? देखिए ऐसे तो दोस्त बहुत हमारे रहे, लेकिन हमारे एक मित्र हैं सार्थक करके, ठीक है, हमारे 7th क्लास में वो उड़ीसा के हैं। और लेकिन आपने कहा कि आप मोटिवेट करने वाली बात कि आपको हमेशा मोटिवेट, लेकिन ऐसे थिंग्स अगर मैं कहूँगा तो थिंग्स ऐसे वर्क करते हैं कि आप दोनों को मोटिवेट करना। दोनों आप अगर आपने म्यूचुअली अंडरस्टैंड नहीं किया
10th के बाद स्कूल छोड़ दिया था आपको, क्योंकि उसे कुछ जीवन में और करना था। और अभी वो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन भी करने वाला है कुछ एक साल में। तो इसलिए उसने 10th के बाद छोड़ा भी था और काफी दिक्कतें उसकी लाइफ में आई। तो उस टाइम तो मैं कहूँगा कि मैं उसके साथ वैसा नहीं खड़ा पाया क्योंकि मैं स्कूल में था, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका मैंने अपने छोर से दृढ़ता दी, उसे साहस दिया। और अभी भी हम लोगों में काफी बातचीत होती है, जब ऐसा नहीं है कि डेली बात होती है, लेकिन कभी भी जब याद करते हैं महीना में तो बस आप समझ सकते हैं। क्या है कि आजकल के बच्चों को एडवाइस की ज़्यादा जरूरत है। लोग आप कहीं भी जाइएगा तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी a piece of advice to the upcoming students who just want to join Indian Armed Force. इतनी बड़ी शब्द बोल दिया, मैं तो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एडवाइस क्या कर सकता हूँ? नहीं, not for the Indian Armed Force, the aspirants who are nowadays preparing for the SSBs or the ADS exams. एंड ये सबसे पहली बात है, जो भी आता है सब कहते हैं टिप्स दे दो सर, रिकमेंडेड हो गए सर, टिप्स दे दो। आपने निकाल लिया है हमें टिप्स दे दो। तो मैं कहूँगा एक टिप्स सबसे छोटा रास्ता है, मतलब शॉर्टकट आप कहिए। लंबा रास्ता जो है वो है सबसे पहले तो एग्जाम को समझना, आप जहाँ जा रहे हैं उसको समझना। क्या पढ़ने में जा रहे हो, क्या खोजना है? क्या ऐसा बंदा खोजता है जो कि सिर्फ अपने धुन में लगा हुआ अपने रोबोट बना हुआ है? जैसे आपने एक बंदे का जिक्र किया था, मुझे याद है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं, डिटेल में नहीं, बस माफ कीजिएगा अगर मैं उसकी आलोचना नाम नहीं लेना है, मैं उसके क्या बोलते हैं डिटेल्स में लेना भी नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि वैसे बंदे थोड़ा सावधान है और आने वाले समय अपने सुधार करें। बस सुधारने की जरूरत है, मैं उनको खराब नहीं करता हूँ। लेकिन हमारे साथ मेडिकल्स में एक लड़का आया था, वो अपने साथ लड्डू वगैरह खाने की सामान सब ले गया था, जैसे घर से दिया गया था, बेटा खा लेना मेडिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो अकेला बैठा, सब बैठे हुए ग्रुप में, तो वो आया बैठा, ना किसी से उसने बात किया। मतलब वो हमारे साथ 12 दिन मेडिकल्स में रहा, लेकिन सिर्फ 2 लड़कों ने उसका नाम जाना। एंड आप उसमें एक थे या फिर? नहीं, मैं नहीं था मैं नहीं नाम जानता हूँ, मैं बता नहीं, बाद में पता चल गया था, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। तो वो मतलब लड्डू खा रहा है और एक से पूछ भी नहीं रहा। मतलब एक होती है कच्ची नॉर्मल कि आप अगर 10 आदमियों से नहीं पूछे, लेकिन अगर और अगर सेम काम के लिए तो आप पूछ सकते हैं, कोई बूढ़े बूढ़ी या फिर बच्चों से नहीं, लेकिन आप अगर कलीग हैं तो आप पूछ सकते हैं कोई। लेकिन उसने पूछा तक नहीं, और पता नहीं अजीब सा रहता था मेडिकल्स में भी। तो मुझे लगता कि इन सबको कौन देगा, मुझे कैसा मुझे लगता है कि इससे कौन रिकमेंड कर देता है। लेकिन मैं उसके अंदर ही कोई क्वालिटी होगी, बिल्कुल होगी जो उसे रिकमेंड किया। लेकिन ये सब चीजें सुधारने की जरूरत है और उसे आगे सुधारना पड़ेगा सोशल गैदरिंग्स में। And what you have given to the advice to the person means in the upcoming experience? उनके बारे में वही टिप्स के बारे में बोल रहा था मैं, वो टिप्स करते रहते हैं। तो टिप्स नहीं जाओ, छोड़ो यार, अपने हिसाब से सबको सबसे पहले एग्जाम और जो आप जहाँ जा रहे हैं उसको पढ़ो। क्या वहाँ जाना चाहते हो तो आपसे क्या डिमांड करते हैं, बस यही बात समझो। अगर मैं IIT में जाना चाहता हूँ तो मैं अपने इंटेलिजेंस लेवल को उस लेवल तक पहुंचाऊंगा कि वहां जा सकूं, उस लाइक बन सकूं। अगर मैं एम्स में जाना चाहता हूं तो मैं मेहनत करना आना चाहिए, मुझे रिसर्च करना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी उस फील्ड के बारे में हमें विशेष जानना चाहिए। तो मैं भी कहूँगा मैं भी आर्म फोर्सेज ज्वाइन करूंगा या नहीं, लेकिन उसमें भी मुझे अभी काफी नॉलेज लेना बाकी है। मैं कोशिश करते रहता हूँ कि अपने आप को उसके नॉलेज में से गैदर करते रहूँ। और सबसे पहले एग्जाम को पढ़िए, एग्जाम आपसे क्या चाहता है, यूपीएससी आपके रिटन एग्जाम में क्या चाहता है, आप उसको एक स्टडी कीजिए तो आपका आगे का सफर बहुत आसान होने वाला है। आप उसे समझिएगा। मैंने 5 अटेम्प्ट देने के बाद ये कंफ्यूजन निकाला है, तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि उसे समझना आसान है, लेकिन नहीं है। पहले समझिए उसे, फिर पहला अटेम्प्ट या दूसरा अटेम्प्ट में आप समझ लीजिए उसे, फिर आपको आगे की रास्ता आपका आसान होगा। और एसएसबी की बात है, एसएसबी एक एंजॉय करने का प्लेस है, मैं भी काफी सीरियस होके जाता तो कहीं तो एक रीजन था शुरू में नहीं होते, काफी फ्रेंड्स मुझे बन जाते हैं। हाँ बन जाते हैं, वो बहुत अच्छी जगह है, आपको सीखने को 5 दिन को बहुत कुछ मिलेगा और बहुत बढ़िया जगह होता है। और अपने ऊपर डाउट नहीं करना है,
बहुत लड़कों को मैं भी पहले डाउट करता था, सेल्फ डाउट होता है लड़कों को कि अरे सब तो कर लिए, किया तो कर लिए, मैं कर लूंगा नहीं कर लूंगा। अरे अपने ऊपर डाउट नहीं करो, अपना काम करो तो तुम जैसे कर सकते हो। ये नहीं कहूँगा मेहनत करो, गांड मार लो, लेकिन काम करो आप लोग, जितना भी आप कर सकते हो उसको काम करो। And the one of the most asked question from you is from your colleagues and your friends that are you still single or are you in a relationship? देखिए मैं सिंगल हूँ अभी तक। And what you plan for the coming days? मैं ऐसे अपनी प्लानिंग किसी को बताता नहीं हूँ पब्लिकली, ये तो और वीडियो है। Then it's लेकिन अगर आप महिला के बारे में पूछ रहे हैं उसका भी कोई प्लान भी नहीं है। then any होता है ना हमें ऐसा चाहिए प्लान महिला में हाँ यस ऐसा तो मैं मजाक में बात करूंगा कि महिला तो जो जैसी है ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन हाँ कुछ क्वालिटी तो सवाल भी पूछते हैं उसके लिए। लेकिन मेरा एक अगर कोई है तो एक स्पेशल आग्रह है कि वो लिपस्टिक ना लगाए। बट इन द मॉडर्न सोसाइटी इट्स अ कल्चर यू नो ये हमारी प्रेफरेंस ही हमने बता दिया, आपने पूछा तो बाकी और मैं डिटेल। और अभी आने वाला दिवाली छठ पूजा तो विश यू ऑल ए हैप्पी छठ पूजा दिवाली एंड स्पेशली टू यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट जॉब अकेडमी में जाएं। अब मैं चाहूंगा आप जाएं बिल्कुल जाएं और एंड एट लास्ट थैंक यू धन्यवाद। और अगर मुझसे कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा इंटरव्यू का। तो